नमस्कार। आरजीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाई जुड़ जाएगा नई ऊर्जा के साथ में बेहतरीन तरीके से एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। वन संसाधन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्रॉपर नोट्स भी बनाते जाएंगे जिससे कि आप बाद में इन चीज़ों का रिवीजन कर पाएँ। जब तक चीज़ों को आप रिवीजन नहीं करेंगे चीज़ें बेहतर नहीं हो पाएंगी। बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें करवाऊंगा। अभी थोड़ा सा ये क्लास करवा दिया था लेकिन थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, इस वजह से मैं दोबारा से करवा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो समझेंगे वन संसाधनों के बारे में। देखिए, मानव के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं वन। देखिए, हम लोगों को ऑक्सीजन प्राप्त होती है वनों से, और आज के टाइम पे लोगों ने बढ़ती जनसंख्या और के कारण लोगों ने खुद की आवश्यकताओं के लिए वनों का विनाश करना शुरू कर दिया है और लोग तीव्र गति से वनों का विनाश कर रहे हैं। जब हम वनों को बहुत ज़्यादा तीव्र गति से नष्ट करेंगे ना, इनका विनाश करेंगे, तो आने वाले समय में हम लोगों के भीषण समस्या हो सकती है। भीषण समस्या क्या क्या हो सकती है भाई? देखिएगा, हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है जीवन जीने के लिए, मानव ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एलिमेंट है। ऑक्सीजन गैस नहीं है तो कोई जीवन नहीं आप लोगों का। दूसरा, जल। जल के स्तर को भी वन मेंटेन करते हैं। पर्यावरण का जो सिस्टम पूरा संतुलन बना हुआ है वो वन आपके क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट बात करें, वनों के द्वारा जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी के जो अपर्दन होता है ना, मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कटकर चली जाती है, उसको अपर्दन बोलते हैं। तो जो मिट्टी का कटाव रोकेगा, तो मिट्टी के संरक्षण के लिए क्या, मिट्टी के संरक्षण के लिए वनों का रखरखाव करना बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो वनों से और बात करें, वनों से हमें विभिन्न प्रकार की औषधीय तत्व पाए जाते हैं या औषधीय तत्व प्राप्त होते हैं हम लोगों को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और वनों से क्या है, वनों से हमें इमारती लकड़ियां प्राप्त होती है। बहुत सारे और यूजेस हैं वनों के, जो कि अब थोड़ा सा मैं आपको लिखाएंगे नहीं, क्योंकि देखो आपको रिटर्न करना नहीं है, ये वन डे जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं उसके हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आई होंगी। कुछ अभी क्लास देखो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया तो इस वजह से मैंने दोबारा से क्लास स्टार्ट किया, बाकी क्लास टॉपिक शुरू कर दिया था। लिख लीजिएगा। तो देखिए, पहले मैंने अभी समझा था, हमारी जो पृथ्वी है, ध्यान देंगे, पूरी पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन की मात्रा है, पूरी पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसका 20%, क्या, टोटल ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन अमेजन वर्षा वनों के द्वारा क्या किया जाती है, आपूर्ति की जाती है। पूरे जो पृथ्वी है इस पर जितनी भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 100% माने ना, तो जो अमेजन वर्षा वन है इनके द्वारा 20% क्या ऑक्सीजन उत्पादित की जाती है। ये क्वेश्चन आरएस में भी पूछा गया है। क्या अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं या धरती का फेफड़ा बोला जाता है अमेजन वर्षा वनों को, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से ही जीवन चलेगा। हम लोगों का जो फेफड़े हैं भाई, उनके लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो इसी तरीके से ये अगर अमेजन वर्षा वन खत्म हो गए ना, एक तरीके से जीवन खत्म हो गया हम लोगों का, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो लोग मर जाएंगे। ठीक है भाई, तो याद रखेंगे। तो पृथ्वी के फेफड़े कैसे कहते हैं, अमेजन वर्षा वनों को कहते हैं। और कुल ऑक्सीजन का 20% जो ऑक्सीजन है वो अमेजन वर्षा वनों के द्वारा उत्पादित किया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका में है अमेजन वर्षा वन। और आप लोगों को पता है अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें, नील नदी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है भाई, आगे हम बात करते हैं आगे। तो विश्व, अब बात करें हम अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस या वानिकी दिवस की बात करें तो 21 मार्च को मनाया जाता है। 2012 से शुरू हुआ था। कब से? 2012 से मनाना शुरू हुआ था। और राष्ट्रीय वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है। हमारे भारत में वन महोत्सव 1 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छे तरीके से चीजें समझ आ रही होंगी आपको। ठीक है, आज अच्छे तरीके से चीजें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें करवाने वाला हूं, तो जुड़े रहिएगा पूरा। अब देखिएगा, यहां तक चीजें समझ आ गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे भारत की रेस्पेक्टिव थोड़ा सा। हमारे भारत की बात करें, भारत में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और सबसे कम वन पंजाब में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं सर? आप लोग बताना सर। मध्य प्रदेश में। और सबसे कम वन पाए जाते हैं आप लोगों के पंजाब में। ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार, यहाँ पर ब्रिटिश का हुकूमत थी, आप लोगों को पता है हमारे भारत पर। तो 1855 में एक लॉर्ड डलहौजी एक शासक हुआ करते थे। क्या? लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी के पॉइंट लिखेंगे, 4th नंबर। ये नहीं लिखा तो लिख लीजिएगा। लॉर्ड डलहौजी ने ये इतिहास में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, आधुनिक भारत में पढ़ेंगे तो ये सब चीजें पढ़ ले। डलहौजी को, लॉर्ड डलहौजी ने 1855 में वन नीति घोषित की थी भाई। वन नीति एक घोषित की थी भाई इसको। लेकिन इसका
ज़्यादा इतना इम्पैक्ट था नहीं। और जो वन नीति घोषित की थी इसमें क्या बताया गया था, इन्होंने बताया था कि इमारती लकड़ी है ना, इमारती लकड़ी, जो इमारती लकड़ी है ना उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इमारती लकड़ी पर प्रतिबंध किसने लगा दिया था, आप लोगों को बताना है भाई। डलहौजी के टाइम पे ही इमारती लकड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन पूरे जो रूल रेगुलेशन है ऐसा कुछ तय नहीं किया था, केवल घोषित कर दी गई थी, एक औपचारिक थी ये, ठीक है भाई, औपचारिक थी। नेक्स्ट हम बात करें तो भारत की पहली, अब बात कर रहे हैं भारत की पहली वन नीति। भारत की पहली वन नीति जो ऑफिशियल औपचारिक रूप से जो आई थी वो 1894 में आई थी। कब आई थी? 1894 में आई थी, आपको ध्यान रखना है भाई, कब आई थी? 1894। 6 नंबर पॉइंट लिखेंगे, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति की बात करें, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति की बात करें 1952, आपको ध्यान रखना है। कब? 1952, आपको एग्जैक्ट डेट ध्यान रखना है। और नवीन वन नीति, भारत की नवीन वन नीति की बात करें, ये आई थी 1988 में। कब? 1988, ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। 1988 में जो वन नीति आई थी, आगे लिखा दूंगा, 1988 में जो भारत की नवीन वन नीति आई थी इसमें प्रावधान रखा गया था, इसका नियम, इसमें नियम रखे गए थे कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, क्या पहाड़ी क्षेत्रों में 60% तक, जितना भी टोटल एरिया है ना उसके 60% या 7% जो एरिया है उस पर क्या होना चाहिए? वन होने चाहिए। मैदानी क्षेत्रों में 20% वन होने चाहिए। ओवरऑल भारत में 33% वन होना अनिवार्य है। ये जो नवीनतम जो वन नीति आई थी 1988 में, क्या नवीनतम वन नीति 1988 में आई थी, उसमें 3 चीजें बताई गई। क्या? ओवरऑल भारत में 33% वन होना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट बताया था इन लोगों ने, पर्वतीय क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर कितने परसेंट? 60% वन होने चाहिए। और मैदानी क्षेत्रों में 20% तक वन होना अनिवार्य है। यह बताया था भारत की जो नवीनतम वन नीति 1988 में आई थी, उसमें यह सब प्रावधान रखे गए थे, आपको ध्यान रखना है। तो स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 1952 में आई थी, आप लोगों को बताना है। भारत की पहली वन नीति 1894 में ऑफिशियली ये आई थी, और इससे पहले घोषित कर दी गई थी किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1855 में, यह भी याद रखेंगे। और मैंने बताया आप लोगों को कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, तो पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन वर्षा वनों के कहते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में जिन देशों की बात करें तो जैसे आपका ब्राजील है, बोलीविया है, आपका चिली है, पेरू है, उन सभी देशों में किसका? अमेजन वर्षा वनों का विस्तार है, आप लोगों को पता है। वहां से जो कुल ऑक्सीजन उत्पादित होती है, उन वनों के द्वारा जो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है उसकी मात्रा कितनी है? 20% है पूरे विश्व की। इस वजह से अमेजन वर्षा वनों को क्या बोलते हैं? पृथ्वी का या धरती का फेफड़े के नाम से भी जानते हैं। ये मैंने बता दिया। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस का नाम ध्यान रखेंगे, कब है भाई? आपका 21 मार्च को। और राष्ट्रीय वन महोत्सव 1 जुलाई को मनाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हूबहू छपे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, चीजें आपको याद हो जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए। हो गया कि नहीं? छाप लो भाई अच्छे तरीके से। अब फिर मैं चीज़ों को आगे बढ़ाता हूं और चीज़ों को समझाता हूं। अब राजस्थान की तरफ मूव ऑन करेंगे, ठीक है। चलो यहां तक ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम आते हैं हमारे राजस्थान में। भारत की बात हो गई, अब भारत के बारे में हम ज़्यादा पढ़ नहीं रहे, हम हमारा जो सब्जेक्ट है मेन राजस्थान ज्योग्राफी, तो राजस्थान ज्योग्राफी को ही हम आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा भाई, राजस्थान ज्योग्राफी। अब राजस्थान के रेस्पेक्ट हम बात करें तो राजस्थान में वनों से संबंधित कोई भी नियम, कायदा, कानून कब लाए गए से, क्या 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 पूरी प्रोसीजर है, वो सब चीजें बताने वाला हूँ। तो देखिएगा 1901 में जो टोंक रियासत हुआ करती थी ना, इनके द्वारा जो महाराजा हुआ करते थे यहाँ के, उनके द्वारा जो वनों पर जो शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। कब? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया एक बार कि टोंक रियासत के द्वारा वनों पर जो प्रतिबंध लगा दिया गया, या फिर बोले तो शिकार करने, वनों से शिकार करने पर प्रतिबंध कब लगाया? 1901 में टोंक रियासत के द्वारा लगाया गया था। अब बात करते हैं दूसरा। अब बात कर रहे हैं भारत में कितने पॉइंट हो गए? 6-7 हो गए शायद, जो भी है ना, 7 नंबर का पॉइंट होगा मेरे ख्याल से, 8 नंबर का होगा मेरे से, 8 नंबर पॉइंट लिख लो, ठीक है। तो बात करेंगे हम राजस्थान की पहली रियासत, ठीक है भाई, जिसने क्या वन नीति बनाई, वन नीति, ठीक है भाई।
राजस्थान की पहली रियासत जिसने वन नीति घोषित की, तो आपको बताना है वो है जोधपुर। कौन सी आपकी? जोधपुर। ठीक है भाई, कब की बात है? 1910 की बात है। कब की बात है? 1910 की बात है। ठीक है भाई। और दूसरी रियासत की बात करें तो आपकी 1935 की बात है, अलवर रियासत। ठीक है, बार बार नहीं लिखाऊंगा ये चीजें, बस अलवर रियासत ध्यान रखेंगे। ये बात बहुत बार पूछा गया है कि अलवर रियासत ने कब वन नीति घोषित की। आपको बताऊं 1935। और पहली जो वन नीति घोषित करने वाली जो रियासत थी उसका नाम है जोधपुर रियासत, 1910 में घोषित कर दी गई। ठीक है भाई। नेक्स्ट 10 नंबर का पॉइंट लिखेंगे, राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब होगी? राजस्थान में वन विभाग की स्थापना, सीधा क्वेश्चन बताना जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इधर उधर कोई भी चीज नहीं कराऊंगा। वन विभाग की, राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब हुई? 1949 बताएंगे। 1949 में स्थापना की गई। ये सीधा पॉइंट है, आपको याद रखना है ये सब चीजें। राजस्थान वन अधिनियम कब आया था भाई? राजस्थान वन अधिनियम कब आया था? आप लोगों को पता, राजस्थान वन अधिनियम आया था 1953 में। कब आया था? राजस्थान में वन अधिनियम की बात करें 1953 में आया था। कब आया था? वन अधिनियम आया था 1953 में। नेक्स्ट बात करें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बन सकते हैं पहले उनको बताता हूँ, फिर राजस्थान में जो वनों का वर्गीकरण करेंगे क्या। हाँ, और समझ लो थोड़ा सा। ठीक है, और ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है आप लोगों को? वन विभाग हो गया। राजस्थान के देखेंगे, भारत में, पहले भारत का भी लिख लो, भारत में 24% व राजस्थान के, ठीक है, भारत में 24% एरिया पर वन है और राजस्थान में 9.60% क्षेत्रफल पर वन है भाई। ठीक है, तो पूछेगा आपसे कि भारत में कितना है? 24.62 की समथिंग है, 24.62 की समथिंग है, अगर एग्जैक्ट लिखना चाहो तो इतना है। ठीक है भाई, तो 24% भारत में वन है और राजस्थान में कितने हैं? 9.60% है। तो नेक्स्ट बात करें, भारतीय वन सर्वेक्षण, ठीक है भाई, भारतीय वन सर्वेक्षण जो विभाग है ना, ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की बात करें तो देहरादून में, कहां पर है? देहरादून आपका यह उत्तराखंड में है भाई, उत्तराखंड में भाई। इसके द्वारा प्रति 2 वर्ष में वन गणना की जाती है भाई, वन गणना की जाती है। ठीक है भाई, और राजस्थान की लास्ट वन की कर रहे हैं, अंतिम वन गणना की बात करें तो वो की गई थी आपकी, उसके आंकड़े जनवरी में, लगभग 13 जनवरी को प्रकाशित किए गए थे और 31 दिसंबर 2021 तक के जो आंकड़े उसमें सम्मिलित किए गए, मैं वन रिपोर्ट को अलग से मैं आप लोगों को करवा दूंगा, एक बार ये भी छाप लो। तो राजस्थान में जो ऐसी कौन सी पहली रियासत थी जिसके द्वारा वन नीति बनाई गई थी, तो आपको जोधपुर रियासत का नाम बताना है। दूसरी रियासत जिसने वन नीति बनाई तो अलवर रियासत 1935 का नाम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपको ये राजस्थान में वन विभाग की स्थापना 1949 में की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, राजस्थान में वन अधिनियम कब आया था? 1953, ये भी आपको याद रखना है। भारत में कितने क्षेत्रफल पर? लगभग 24.62% या 24% एरिया पर वन है। और भारत की बात करें तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान 9.60% एरिया पर वन है, जो कि अभिलेखित रिकॉर्ड में इतना ही है। ठीक है, यही मेंशन है। और बात करें भारतीय जो वन सर्वेक्षण विभाग है, देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है भाई, चलो आगे हम बात कर लेते हैं मेन टॉपिक पर। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जो कि हूबहू सीधा का सीधा छपते हैं क्वेश्चन, यहाँ से क्या हूबहू सीधा छपते हैं वन विभाग से, वन जो टॉपिक है आपका इससे रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं वनों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे अब? वनों का वर्गीकरण। हाँ, अभी कुछ पॉइंट रह गए। हाँ, राजस्थान की पहली वन नीति। ठीक है भाई,
तो कौन सा पॉइंट है, शायद जो भी नंबर है शायद आप लगा लीजिएगा, शायद मेरे हिसाब से 10, 11 जो भी 12 जो भी हो। तो राजस्थान की पहली वन नीति, राजस्थान की पहली वन नीति बताएंगे तो कब आई थी, आप लोगों को बताना है। ये 18 फरवरी 2010 कब आई थी भाई, 18 फरवरी 2010 बताना है आपको। राजस्थान की नवीनतम वन नीति, ये करंट का क्वेश्चन है एक तरीके से, तो एग्जैक्ट मुझे ध्यान आ रहा है, शायद ये जून में आई थी। कब आई थी, जून 2023 में आई थी। कब, जून 2023 में नवीनतम वन नीति आ चुकी है हमारे किसकी भाई, राजस्थान की। आप लोगों को ध्यान रखना है। और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं आगे, और कुछ लिख लो। राजस्थान की पहली क्या, राजस्थान की पहली इको टूरिज्म पॉलिसी, राजस्थान की पहली इको टूरिज्म पॉलिसी कौन सी है भाई, तो आपको ध्यान रखना है। ये कुछ चीजें याद करना है, ये हूबहू क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो आपको बताना है सर ये 2010 में आई थी। और नवीनतम की बात करें, नवीनतम आपकी 2021 में आई थी। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे इतना। यहाँ तक आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ गया। राजस्थान की पहली वन नीति 18 फरवरी 2010 को आई थी, और पहली नवीनतम जो वन नीति है जून 2023 में ही आई है। ठीक है भाई, और आपको राजस्थान की पहली जो इको टूरिज्म पॉलिसी की बात 2010 में, नवीनतम 2021 वाली, ये जो डेटा था, जो फैक्चुअल था, जो कि आपको याद रखना है। और ये पूरा टॉपिक ही ऐसा है कि आपको चीज़ों को याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो अब बात कर लेते हैं वनों का वर्गीकरण। क्या, वनों का वर्गीकरण, हेडिंग लगाएंगे। वनों का वर्गीकरण क्या है, हेडिंग क्या है, वनों का वर्गीकरण। देखिएगा 1953 में वन अधिनियम आया था। क्या, 1953 में वन अधिनियम आया था। उसमें जो वनों को विभाजित किया गया, कैटेगराइज किया गया, तो वनों को दो प्रकार के, दो भागों में बांटा था। कितने प्रकार के भागों में, तो देखिए वनों का वर्गीकरण करेंगे हम। एक हो गया आप लोगों का, आप लोग क्या कानून या वैधानिक दृष्टि से, वैधानिक या प्रशासनिक, ठीक है, वैधानिक या प्रशासनिक आधार पर, वैधानिक और प्रशासनिक आधार पर हो गया। ठीक है भाई, वैधानिक और प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया था 3 भागों। कितने भागों, 3 भागों में। तो यहां पर लिखा देता हूं मैं आपको, तो या ये मेजर पॉइंट कर लेते हैं, ये छोटा सा पॉइंट ऐसे ना याद करेंगे। तो पहला जो वैधानिक आधार पर, ये कौन सा, 1953 राजस्थान वन अधिनियम के तहत, वन अधिनियम के तहत, ध्यान रखेंगे, राजस्थान वन अधिनियम के तहत 1953 में जो वन अधिनियम आया था, उसके तहत जो राजस्थान के वन हैं, वनों को वैधानिक दृष्टि 2 प्रकार से बांटेंगे। एक तो वर्षा और ताप के आधार पर, किसके आधार, वर्षा और तापमान के आधार पर, भौगोलिक के आधार पर। और दूसरा हम लोगों ने इनका वैधानिक या प्रशासनिक दृष्टि से जो वनों का वर्गीकरण किया है। तो प्रशासनिक मतलब सरकार ने बांटा इनको, कि यहाँ से आप लकड़ी ले सकते हो, यहाँ से लकड़ी नहीं ले सकते, इस तरीके से। तो ध्यान देंगे, तो वैधानिक आधार पर जो वनों का वर्गीकरण किया गया, पहला है आपका आरक्षित वन। कौन सा वन है भाई, आरक्षित वन। ठीक है सर, अब आरक्षित वन क्या होते हैं समझो, इनको रिजर्व वन भी बोलते हैं। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है भाई, आरक्षित वनों की बात कर लें सबसे पहले। जो आरक्षित वन होते हैं, इसमें पशुचारण, शिकार और जो लकड़ी, चारा, कुछ भी लाना सब पर प्रतिबंध रहता है। तो इसमें याद करेंगे, याद रखेंगे, शिकार, अब तो शिकार पर तो कोई है ही नहीं, शिकार हो गया, और पशुचारण, लकड़ी पर पूर्ण प्रतिबंध।
तो जो आरक्षित वन होते हैं, जो आरक्षित वन करें तो जो रिजर्व वन है गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्व कर रखें कि इनमें आम लोगों को जाने की कोई अनुमति नहीं है। यहाँ पर जैसे शिकार करते थे, आजकल शिकार तो नहीं करते, शिकार, पशुचारण, लकड़ी पर पूर्णतः प्रतिबंध है। यहाँ से कोई भी चीज हम लोग नहीं निकाल सकते। क्या यहाँ से कोई भी चीज हम नहीं ले सकते। सर इन वनों का प्रतिशत कितना है, तो यह है आपके 37.5% के समथिंग है। 37.5% या केवल 37% ही याद रख लो, कितना 37%, ध्यान रखेंगे एग्जैक्ट डेटा कितने भाई, ये 37% है आरक्षित जो वन है आप लोगों के। दूसरे आधार पर बात करें तो दूसरा है आप लोगों का कौन सा, रक्षित वन, रक्षित वन या संरक्षित वन या प्रोटेक्टेड, ठीक है, प्रोटेक्टेड, ठीक है, प्रोटेक्टेड वन की बात करें तो ये कितने भाई, तो यहां पर बात करें ये हैं आप लोगों के लगभग 56%, कितने पर 56% की समथिंग है ये आप लोगों के, ध्यान रखना कितने हैं आपके रक्षित वन 56% है। डेटा आपको याद रखना ही है भाई, ठीक है भाई। चलो, और ये जो आंकड़े बता रहा हूं ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करें, तीसरे पॉइंट की बात करें, अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन की बात करें, अवर्गीकृत वन अनक्लासिफाइड की बात करें तो ये है राजस्थान में कितने हैं, लगभग 7%, कितने परसेंट, 6% पे, ये कितने हैं आपके 6% एरिया में है, कितने हैं 6% एरिया में। यहाँ तक लिखेंगे चीजें, यहाँ तक लिखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने याद कर लिया तो सब ठीक है। देखेंगे भाई, वैधानिक दृष्टि से या प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में सर, 3 भागों में। एक है आरक्षित वन, एक है रक्षित वन और एक है अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन बोले तो जिस पर गवर्नमेंट का पूर्ण अधिकार होता है, गवर्नमेंट की अनुमति के बिना कोई भी काम नहीं कर सकते, ये समझो, गवर्नमेंट की अनुमति के बिना इन वनों में हम जा नहीं सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते, ये शिकार नहीं कर सकते, पशुचारण, लकड़ी पर पूर्ण प्रतिबंध, चारा वारा कुछ नहीं ला सकते यहाँ से, तो पूर्ण प्रतिबंध रहता है आपके आरक्षित वनों पर, ठीक है। आरक्षित वन राजस्थान में कितने हैं सर, 37% एरिया पर आरक्षित वन है। और सर यहाँ पर जिले का नाम ध्यान रखेंगे, जिला नहीं लिखाया मैंने तो जिला लिखेंगे, आपको जिला लिखना है आपका उदयपुर। आरक्षित वन सर्वाधिक कहां पर है भाई, उदयपुर में। कहां पर भाई, उदयपुर में, याद हुआ, उदयपुर, उदयपुर जिले का नाम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करें रक्षित वन या प्रोटेक्टेड वन की बात करें तो राजस्थान में 56% एरिया पे, 56% पर क्या है आप लोगों को रक्षित वन या संरक्षित वन है, जो कि सर्वाधिक कहां पर सर, ये सर्वाधिक कहां पर है भाई, तो सर्वाधिक है आपके 12 और करौली में। ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया आप लोग बताइएगा, 12 करौली वाला कितने बार पूछा गया सर, आप लोग बताएंगे, जाने कितनी बार पूछ लिया भाई, 12 करौली, ठीक है भाई। तो आपको बताना है रक्षित वन संरक्षित वन राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर है, 12, और 12 में पहले नंबर और दूसरे नंबर करौली। नेक्स्ट बात करें आरक्षित वन सर्वाधिक कहां है आपके, ये है उदयपुर में। नेक्स्ट हम बात करें अवर्गीकृत वनों की बात करें, किसकी, अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड वन है, मतलब ये इनमें कोई भी आ सकता है। हाँ, और ये रक्षित वनों के बारे में थोड़ा समझो, रक्षित वन ऐसे होते हैं जिनमें हम गवर्नमेंट की अनुमति लेकर के पशुचारण या थोड़ा चारा वारा ला सकते हैं, ये जा सकते हैं भाई, ठीक है। तो रक्षित वनों गवर्नमेंट की अनुमति से कुछ चीजों में छूट दी जाती है, बस इतना है। अवर्गीकृत इनमें गवर्नमेंट का कोई प्रतिबंध नहीं होता है और अपने तरीके से कुछ भी करो, आप भैंस चराओ, गाय चराओ, लकड़ी काटो, कुछ भी करो ना, ये है आप लोगों के अवर्गीकृत वन। ये कहां है, तो आप लोगों को अवर्गीकृत वन बताना है आपका बीकानेर, बीकानेर और गंगानगर, बीकानेर और गंगानगर में है आपके अवर्गीकृत वन, बीकानेर और गंगानगर। ध्यान रखेंगे, समझ आया कि नहीं आया, एक बार और रिवीजन कर लो अच्छे तरीके से, चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। वैधानिक दृष्टि या प्रशासनिक आधार पर राजस्थान के वनों को 3 भागों में बांटा। राजस्थान क्या राजस्थान के ही नहीं बल्कि सभी वनों को 3 प्रकार से बांटते हैं, 3 भागों में। पहला है आरक्षित वन या रिजर्व वन। रिजर्व वन राजस्थान में 37% एरिया पर है, कितने पर, 37% एरिया कुल वन क्षेत्र का ही है, ठीक है भाई। और जिला
अगला आप बात करें तो सर्वाधिक कहाँ है, उदयपुर में है आपके आरक्षित वन, जिन पर गवर्नमेंट का पूर्ण प्रतिबंध रहता है भाई, ठीक है, गवर्नमेंट की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग। दूसरा है आप लोगों का रक्षित वन या प्रोटेक्टेड वन, इनमें जो गवर्नमेंट की कुछ छूट दी जाती है, आप लोग कुछ चारा वारा कुछ ला सकते हैं। कौन से हो गए, रक्षित वन, इसका जो एरिया 56% है, ध्यान रखना है आपको। 12 करौली जिले का नाम ध्यान रखेंगे। अपरिकृत वन 6% एरिया पर है, और आप लोगों को ध्यान रखना है कौन सा, बीकानेर गंगानगर। यहां तक ये चीजें आपको उम्मीद करूंगा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आ गया नहीं तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ आ गया होगा, उम्मीद करूंगा। अब बढ़ते हैं हम आगे और नेक्स्ट वनों का वर्गीकरण। अब हम आगे पढ़ते हैं भौगोलिक के आधार पर वनों का वर्गीकरण। दूसरा प्रकार का जो वनों का वर्गीकरण है उसको पढ़ लेते हैं। भौगोलिक के आधार पर वनों का वर्गीकरण, भाई साहब सही बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सब क्लास इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या बताएं आप लोगों को। पेपर दोगे तो आपको पता चलेगा इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो सभी लोग ना ढंग से चीजों को सीखो, समझो। एक बार समझ नहीं आए तो 2 बार देखो चीजें। छोटा चैनल है, इसका मतलब ये मत समझ लेना बिल्कुल भी 2-4 जितने भी लोग देखे कि भाई ना कंटेंट में बिल्कुल दम नहीं हुआ। सच बता रहा हूँ, कंटेंट ना रिसर्च करता हूँ, 5-5 बार देखता हूँ, गूगल करता हूँ, हर चीज को रिसर्च करने के बाद ही आप लोगों के सामने लेकर के आता हूँ। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा इज्जत दें, और अगर आपको क्लासेस वगैरह अच्छी लगती है मेरी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कभी भी इन वीडियोस को देख रहे हो तो निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। मैं पूरी की पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो, तो हमेशा सहयोग करते रहें, क्योंकि एक दूसरे सहयोग के बिना चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी आगे। चलो दूसरे नंबर बात करें तो दूसरा है आपका भौगोलिक के आधार पर, भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक के आधार पर मतलब वर्षा और तापमान। इसमें आधार क्या लेंगे, मुख्य रूप वर्षा और तापमान। ठीक है भाई, वर्षा तापमान की बात करें, ठीक है भाई, वर्षा तापमान के आधार पर वन है ना। ठीक है भाई, सब वनों के बारे में चल रहा पूरा का पूरा मैटर। देखो, हाँ अब देखो आगे। अब भौगोलिक आधार पर जो वनों को हम 5 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में सर, 5 भागों में। इसके लिए कुछ मैं आपको डायग्राम बनाता हूं, और आपको कुछ चीजें रिवर्स में आप बताएंगे मुझे याद करके मैंने क्या क्या चीजें आप लोगों को पढ़ाया था मैंने। भौतिक प्रदेश, देखो राजस्थान का जो मैप है वो ड्रॉ कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। अब काफी टाइम से बनाया भी नहीं है, तो हो सकता है कि इतना अच्छा, क्लियर, सुंदर, साफ सुथरा ना बन पाए, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, चलो ये थोड़ा ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। एक मिनट भाई, ठीक है भाई। इस तरीके से ये हमारा राजस्थान है, ये मैंने पहले बताया था आप लोगों को। ठीक है भाई, ये राजस्थान बना दिया मैंने, छोटा मोटा जैसा भी है आप ध्यान रखेंगे। ये है हमारा राजस्थान। अब राजस्थान जब मैंने भौतिक विभाजन पढ़ाए थे, आप लोगों को पता है यहाँ पर क्या है, एक अरावली पर्वतमाला है आप लोगों की, यहाँ पर है या नहीं। यहाँ से देखो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ देंगे, ध्यान देंगे, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये क्षेत्र का नाम क्या दिया था मैंने, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्र है पूरा का पूरा। इसको भी 2 भागों में बांटा था हमने, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये ध्यान देंगे, ये वाला एरिया, ठीक है। और एक हो गया ये वाला क्षेत्र आप लोगों का, और 1 2 3 4, और एक ये हो गया अलग से आप लोगों का। ये 5 भागों में बांटेंगे। क्या ध्यान देंगे, भौगोलिक भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण करेंगे तो वर्षा और तापमान के आधार, वर्षा तापमान के आधार पर बोले तो सर जहां पर वर्षा ज्यादा हो रही है, कौन से स्थान पर वर्षा ज्यादा हो रही है, कौन से स्थान पर कम वर्षा हो रही है, उसके आधार पर कितना तापमान कहां पर रह रहा है, तो उस आधार पर हमने जो राजस्थान के वर्गीकरण, राजस्थान के जो वन है इसको 5 भागों में बांटा था। क्या 5 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। कितने भागों में सर, 5 भागों में। ठीक है भाई, 5 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पहला ये है, इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे, देखिए उष्णकटिबंधीय। मैं अब बार बार नहीं लिखूंगा, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, ठीक है, लिखेंगे। ये शुष्क क्या है, शुष्क मरुस्थलीय वन। ठीक है भाई, शुष्क शुष्क कटीले मरुस्थल, कटीले
मरुस्थलीय, ये हो गया शुष्क वाला है, ये शुष्क कटीले वन हो गया। ये हो गया अर्ध शुष्क वाला, ये पूरा एरिया कौन सा है, ये अर्ध शुष्क वाला, थोड़ा सा लिखा दूं बस इसमें, ये पूरा का पूरा अर्ध शुष्क वाला है। ये शुष्क मानसूनी, इसमें कौन सी जो वनस्पति ज्यादा, शुष्क मानसूनी, मानसूनी या पतझड़, मिश्रित पतझड़ वनस्पति होगी। इसमें कौन सी होगी, पतझड़ होगी। इधर कौन सी होगी सर, ये होगी आपकी सागवान, कौन सी होगी सर, ये सागवान। इसको थोड़ा सा यो बनाएंगे थोड़ा सा ना, हाँ यो, ये होगी आपकी, ये होगी सागवान, ठीक है। ये है आपकी उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है भाई, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति बाहर। ध्यान देंगे, अच्छे से समझेंगे, यहीं पे अब पूरी की पूरी चीज याद करवा दूंगा आपको, यहीं पर याद करवा दूंगा, एक बार समझेंगे। थोड़ा सा ये कच्चा डायग्राम मैंने ड्रॉ किया आप लोगों के लिए, समझेंगे। पहले जो पश्चिम में, यहाँ पर ध्यान देंगे, जो सूखा वाला एरिया है ना, सूखा वाला एरिया है तो मतलब शुष्क वनस्पति पाई जाएगी। क्या सूखा वाला एरिया है, शुष्क वनस्पति पाई जाएगी। तो शुष्क मरुस्थलीय जो प्रदेश है, क्या जो पूरा का शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, वहां पर शुष्क वनस्पति पाई जाएगी, या बोले तो शुष्क उष्ण कटिबंधीय जो वनस्पति यहाँ पर पाई जाएगी भाई, ठीक है। कौन सी है, शुष्क उष्ण कटिबंधीय वनस्पति। नेक्स्ट है ये आपकी अर्धशुष्क हो गई, ये कौन सी है, ये पूरे एरिया में, ये आपकी मिश्रित पतझड़ या बोले तो शुष्क मरुस्थलीय मानसूनी जलवायु वनस्पति बोले, इसको बोले सागवान, या फिर अर्ध सदाबहार भी बोलते हैं इसको। क्या क्या बोलते हैं, अर्ध सदाबहार, सदाबहार वनस्पति भी बोलते हैं इसको, अर्ध सदा। और इसको, इसी को सवाना और बोलते हैं। अब की बार एक क्वेश्चन आया था, सवाना प्रकार की वनस्पति कौन सी है, तो सवाना प्रकार की वनस्पति कौन सी है, आप लोगों को यही बताना है। यह हाड़ौती और आपका जो दक्षिण राजस्थान वाला हिस्सा इसमें आता है। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, शायद मैं आज ज्यादा बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा कि थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है। तो समझेंगे अच्छे तरीके से कौन कौन से हैं, लिखेंगे यहाँ पर अच्छे तरीके से। मैं आपको लिखा देता हूँ एक बार सभी, ये जो 5 भाग है इनका नाम लिख लो, पांचों भागों का आप अच्छे तरीके से नाम नोट कर लेंगे और चीजें समझ आ जाएंगी आप लोगों को। लिखेंगे पहला है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय शुष्क कटीले वन, शुष्क कटिबंधीय शुष्क कटीले वन की बात करें, ध्यान देंगे। अब एक एक को मैं डिटेल में यहीं से पढ़ाता चलता हूँ, फिर एक अलग से नहीं लिखाएंगे। ध्यान देंगे, इस क्षेत्र को पढ़ रहे हैं अब हम, ठीक है भाई, यहाँ ध्यान देंगे। थोड़ा सा अच्छी वर्ड थोड़ा सा स्लिप हो रहे हैं, शब्द पता नहीं क्या हो चल रहा है मेरे साथ, तो देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा आराम से समझेंगे। तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क कटीले वनों के बारे में पढ़ेंगे। ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, मुख्य रूप से पहले कौन सा, जैसे जोधपुर है आपका, जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर, ये बाड़मेर, ये एरिया में आता था। कौन सा, बाड़मेर। लेकिन ये एरिया इस तरीके से आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो अब इसमें कौन कौन से लाएंगे, इसमें फलौदी भी आ जाएगा, नया जिला आपको बालोतरा भी आ जाएगा, और ये जो अपना जोधपुर का जो पूर्वी हिस्सा है वो भी आ जाएगा भाई, ठीक है। चलो, तो शुष्क आपसे शुष्क देखिए, सॉरी, उष्ण कटिबंधीय शुष्क कटीले वन की बात करें तो ये कितने परसेंट है सर, 6% एरिया पर। कितने पर 6% एरिया पर, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर इसको जो, इसको क्या बोलते हैं, इसको मरुस्थलीय मरुदभिद वनस्पति, मरुदभिद या जीरोफाइट वनस्पति भी बोलते हैं, जीरोफाइट वनस्पति भी बोलते हैं भाई, इनको क्या बोलते हैं, तो जीरोफाइट या मरुदभिद वन भी बोला जाता है। क्यों सर, यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं ना, यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनको पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। क्या कम आवश्यकता बोले तो, यहाँ पर जैसे नागफनी है, एलोवेरा है, आक है, क्या नागफनी, एलोवेरा, आक, यहाँ पर ये कुछ पौधे ऐसे होते हैं, इनकी जो पत्तियां होती है, पत्तियां कैसी होती है, मोटी होती हैं। क्या पत्तियां मोटी होती हैं, तो जो वेपराइजेशन करते हैं, जो वाष्प के रूप में जो पानी नीचे से निकलता है भाई, ठीक है, उड़ता है ना, वो नहीं होता यहाँ पर। तो यहाँ देखेंगे जो जीरोफाइट वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, वर्षा देख लो। वर्षा लगभग आप लोग इस क्षेत्र में लगभग आप लोग मान सकते हैं 0 से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कितना, 0 से लेकर 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है सर। यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष होते हैं, एक तो हो गया, आप लोगों को बताना है वृक्ष कौन कौन से हो गए यहाँ पर, वनस्पति कौन सी है, तो एक तो हो गया आपका कौन सा, एलोवेरा, आक, एलोवेरा हो गया, आक हो गया, और आपका एलोवेरा, आक,
इसके बोरा नागफनी, एलोवेरा। देखो एलोवेरा, आक और नागफनी और कुछ एक बार और रह रहा हो तो एक बार देख लेता हूँ। कटीली झाड़ियाँ और कुछ नहीं, कटीली झाड़ियाँ, झाड़ियाँ। तो यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है तो आपको बताना है। तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क जो वनस्पति वन है वहां पर मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति बोलते हैं, जीरोफाइट भी बोलते हैं। वर्षा कितनी होती है, 0 से लेकर 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वृक्षों की बात करें यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है तो वनस्पति यहाँ पर कौन कौन सी है, एलोवेरा है, आक है, नागफनी है और कटीली झाड़ियाँ। यहाँ पर घास भी पाए जाते हैं। घास कौन कौन से है भाई, एक है आपका शेवण घास, शेवण घास, एक धामड़ घास, शेवण घास, धामड़ घास, ठीक है भाई, शेवण घास, धामड़ घास। एक घास का नाम और लिखा देता हूं, शायद इसके हो रहा है, हाँ, एक करंज, मोपेन लिखेंगे, करंज, मोपेन और निप्पन। क्या, निप्पन। ये यहाँ पर घास पाए जाते हैं। क्या, कौन कौन से घास पाए जाते हैं, जो शुष्क कटीले वन क्षेत्र में कौन किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है आपको बताना है। एलोवेरा, आक, नागफनी, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। घास की बात है, सेवड़ घास है, धामड़ घास है, मोपेन घास है, निप्पन घास है, करंज घास है। ये आपके शुष्क कटीले जो वनों में ये इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। वर्षा कितनी होती है तो आपको बताना सर, 0 से लेकर के 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर इस क्षेत्र में वर्षा होती है। और क्षेत्र कौन सा है तो ये आपको याद रखेंगे, कौन सा क्षेत्र है आप लोगों को बताना है। यहाँ पर जिलों की काउंटिंग आराम से आप कर सकते हैं, जैसे जो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, फलौदी हो गया आपका, फलौदी भी ले लो यहाँ पर, और बालोतरा भी ले लो। ये जिले मुख्य रूप से इसमें सम्मिलित करेंगे भाई, ठीक है भाई। तो समझ आया होगा उम्मीद करूंगा अच्छे तरीके से, और इससे बाहर और कुछ भी नहीं जाएगा। और जो ये मरुस्थलीय जो वनस्पति है, ये जो वनस्पति है आप लोगों को पता है इसका क्या महत्व है। इसका महत्व ये है कि ये मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। क्या, ये जो वनस्पतियां हैं मरुस्थल के विस्तार को रोकने में बहुत ज्यादा इनका अहम योगदान है। और यहाँ पर जो सेवण घास है, तो सेवण घास गोडाउन जो पक्षी है उसकी शरण स्थली माना जाता है सेवण घास को, ठीक है। सेवण घास को लेलोड भी बोलते हैं। आगे और प्राकृतिक वनस्पतियों में मैं आपको बता दूंगा डिटेल में। एक बार यहाँ तक चीजें लिख लो या एक बार और बता देता हूँ, समझ लो। देखेंगे यहाँ पर देखो डायग्राम देखेंगे, ये वाला एरिया ये शुष्क क्षेत्र है। कौन सा है, शुष्क क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो वनस्पति है शुष्क कटीले वन पाए जाएंगे। क्षेत्र में कौन से वन पाए जाएंगे, शुष्क कटीले वन। शुष्क कटीले वनों का क्षेत्र कितना राजस्थान में 6%, कितना है 6%। अब इनको ये सूखे क्षेत्र होने के कारण इनको जीरोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरोफाइट वन बोलते हैं या फिर मरूदभिद प्रकार के वन बोलते हैं। यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है एलोवेरा, आक, नागफनी, कटीली झाड़ियां, मुख्य रूप से इस प्रकार के यहाँ पर वनस्पति पेड़ पौधे पाए जाते हैं। आपको यहाँ पर वर्षा की मात्रा 0 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक होती है। घास बताना, सेवड़ घास, धावड़ घास, करंज घास, निप्पन घास, मोपेन घास, ये घासों के नाम है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ये जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा और आप लोगों का ये फलौदी, इस एरिया में ये आप लोगों को याद रखना है। समझ आया होगा उम्मीद करूंगा अच्छे तरीके से। तो पहला मेरी तरफ से कंप्लीट है, इसमें और कुछ भी अलग से कुछ कराने की जरूरत नहीं है मुझे। लिखना चाहे तो लिख लो, बाकी का हम आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। चलो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रकार को बात करेंगे। तो दूसरा कौन सा क्षेत्र आप लोगों का, आप लोग देखिए यहाँ पर दूसरा क्षेत्र आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अच्छे तरीके से। दूसरे क्षेत्र का नाम क्या है तो अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय लिखेंगे। दूसरा कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क कटीले वन, अर्ध शुष्क कटीले वन। अर्ध शुष्क जो कटीले वन है ना, ये देखेंगे अच्छे तरीके से इनके बारे में। देखो, और इसी को स्टेपी प्रकार की वनस्पति बोलते हैं, स्टेपी वन भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे स्टेपी वन। देखो ये जो पूरा एरिया, ध्यान देंगे यहाँ पर, ये जो पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा एरिया, थोड़ा सा और नीचे कर लो यहाँ से, ये रहा, ये जो पूरा एरिया है, ये यहाँ पर ये कौन सा, ये अर्धशुष्क मरुस्थल मैंने पढ़ाया था उस टाइम पता, ये पूरा अर्धशुष्क है। अब जिले देख लीजिए कौन कौन से जिले इसमें आ रहे हैं, ठीक है। मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ कौन कौन से जिले यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ देंगे ये वाला जो पूरा एरिया है ना, इस एरिया में जो वन पाए जाते हैं
अर्ध शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं। यहाँ पर जो वनस्पति है इसको स्टेपी प्रकार की वनस्पति भी बोला जाता है। और क्षेत्रफल की बात करें तो ये कितने क्षेत्रफल, ये 58% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। कितने? 58% क्षेत्रफल पर राजस्थान में सर्वाधिक जो वन है ना, तो लिखें तो सर्वाधिक वन, सर्वाधिक वन कौन से भाई? तो आपको बताना है यही है अर्ध शुष्क कटीले वन। ठीक है, अर्ध शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से वन है भाई? अर्ध शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं। वर्षा की बात करें, यहाँ पर वर्षा कितनी होती है आप बताएंगे? लगभग 30 से लेकर के 60 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। ठीक है, 60 मिल जाएगा, कहीं कहीं 55 भी मिल जाएगा। ठीक है, 30 से लेकर के 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर। कितना? 30 से लेकर के 60 सेंटीमीटर तक वर्षा इस क्षेत्र में हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट इसमें क्या है, यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो वनस्पति पाई जाती है, यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है उस वनस्पति के बारे में मैं लिखा देता हूँ अच्छे तरीके से, कौन कौन सी वनस्पति यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्षेत्र तो ये लूनी, नागौरी, ये सब मैंने बता दिया। देखो लिखेंगे वनस्पति जैसे खेजड़ी, रोहेड़ा, कौन कौन सी खेजड़ी है, रोहेड़ा वृक्ष है आप लोगों के, खेजड़ी है, रोहेड़ा, खैर है, कैर है, बबूल, ये सब कटीली और कटीली झाड़ियाँ। ठीक है, कटीली झाड़ियाँ इस प्रकार की यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। तो आपको बताना है खेजड़ी, इन वृक्षों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। खेजड़ी के बारे में बताऊंगा, रोहिड़ा के बारे में, कैर, बबूल, इन सभी के बारे में अभी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे हम। इसके वैज्ञानिक नाम क्या है, बॉटनिकल जो नाम वगैरह होते हैं ये पूछ लेता है क्या क्या होते हैं, तो इनके बारे में कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो खेजड़ी है, रोहिड़ा है, खैर है, कैर है, बबूल, ये सब किस क्षेत्र में पाए जाते हैं आपको बताना है कि कौन से में। अर्ध शुष्क कटीले वन या स्टेपी प्रकार की वनस्पति ये सर्वाधिक क्षेत्र को कवर करता है, ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखते हुए चलना है। इसमें क्षेत्र पूरा का पूरा देखो, यहाँ पर ये होगा घग्गर बेसिन, लूनी बेसिन, सॉरी ये यहाँ पर घग्गर बेसिन हो गया, यहाँ पर लूनी, नागौरी और शेखावाटी जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा इसमें सम्मिलित हो जाता है। उम्मीद करूंगा ये समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, चलो अब बढ़ते हैं आगे, तीसरे नंबर के क्षेत्र पर बात कर लेते हैं। ये हो गया आपका दूसरा, और तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं आपका देखिएगा तीसरे नंबर पर है आप लोगों का, तो तीसरे नंबर पर नाम लिखेंगे उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन, या इनके और नाम और हैं, इनको मिश्रित पतझड़ वन भी बोलते हैं, मिश्रित पतझड़ वन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? मिश्रित पतझड़ वन भी बोलते हैं। और एक नाम और है इसका, ठीक है, मानसूनी वन हो गया, उपोष्ण पतझड़ वन भी बोलते हैं, या फिर उपोष्ण पतझड़ भी बोलते हैं, उपोष्ण पतझड़ वन। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको 100% कंटेंट करवाऊं आप लोगों को। ठीक है भाई, तो ध्यान देंगे। तो ये जो वाला पूरा एरिया है यहाँ पर देखेंगे, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो एरिया है ये कौन सा है? शुष्क मानसूनी वन। इस क्षेत्र में शुष्क मानसूनी वन पाए जाएंगे, या बोले मिश्रित पतझड़ वन पाए जाएंगे। यहाँ पर क्या? उपोष्ण पतझड़ वन यहाँ पर देखने को मिलेंगे आप लोगों को। इसका एरिया कितना है? तो एरिया आप लोग बताएंगे यहाँ पर आपका ये है 28%। कितना है? 28% एरिया ये कवर करता है, ध्यान रखेंगे। 28% एरिया को ये कवर करके चलते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर इनका जो वन है, यहाँ पर जो वन पाए जाएंगे इनका अपने आप आर्थिक महत्व होता है। तो वनस्पति की बात करें यहाँ पर, जैसे शीशम है, आम, आंवला, नीम, पीपल, ये जो आर्थिक महत्व के क्या है, जो यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है इस वाले क्षेत्र में, आर्थिक महत्व के वनस्पति पाई जाती है। वर्षा की बात करें तो वर्षा आप ध्यान रखेंगे 50 से लेकर के 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कितनी? 50 से लेकर के 80 सेंटीमीटर तक इस क्षेत्र में वर्षा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ और रह गया हो तो मैं आपको चीजें लिखा देता हूँ।
नहीं, कुछ नहीं रहा यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर साल है, सालर है, ये भी वृक्षों के नाम और लिख लो आप लिखना चाहें। शाल, ठीक है, यहाँ पर साल भी वृक्षों के नाम लिख लेना आप लिखना चाहें तो। सागवान, ठीक है, सागवान। ये देखिए कुछ चीज़ें मैं नोट से इसलिए देखता हूँ क्योंकि हर चीज़ को पूरा का पूरा याद कर पाना पॉसिबल नहीं, आप लोग भी आप भी समझते हो, ठीक है भाई। तो अभी थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं हम चीज़ों को बेहतर बनाने का, आगे सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एक बार समझते चलेंगे आप लोग। देखो, और सिर्फ हमेशा एक ही एटीट्यूड रखा करें, कोई भी सामने वाला पढ़ा रहा है ना आप लोगों को, तो एक पॉजिटिव सेंस के साथ रहा करें और ईमानदारी से चीज़ों को सीखा करें। निश्चित रूप से आपको सच बता रहा हूँ, नए टीचरों जो और ऑफलाइन क्लास में कहीं भी पढ़ ले रहा है, इससे बाहर ज़्यादा नहीं कर पाएगा आप लोग। मैं सच बता रहा हूँ, इनको पढ़ेंगे ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी आप लोगों को। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन की बात करें या मिश्रित पतझड़ वन की बात करें या उपोष्ण पतझड़ वन भी इनको बोला जाता है, तो शीशम, आम, आंवला, नीम, पीपल, साल, ये सागवान, इस प्रकार के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं जो कि आर्थिक महत्व के हैं। क्या है? आर्थिक महत्व के, आर्थिक महत्व के हैं भाई। यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। वर्षा कितनी होती है सर? आप लोग बताना है, वर्षा कितनी होती है? 50 से 80 सेंटीमीटर तो वर्षा होती है। और ये एरिया आप लोग पूरा का पूरा याद रख लेना, ठीक है। ये पूरी राजस्थान पूरा का पूरा, आगे यहाँ से ये वाला पूरा एरिया है। सब कितने जिले बता दिए? ABCD, ये भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये सब पूरा के पूरा एरिया आ गया। ये मैंने बताया, कितनी बार बता दिया। आगे इसके बारे में नहीं बताएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट एरिया है आपका, चौथे नंबर पे बात करें, चार नंबर है आप लोगों का, कौन सा है? उष्णकटिबंधीय, कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। अर्ध सदाबहार वन तो जानते हो, जो सदा हरे भरे रहते हैं, ठीक है भाई, अर्ध सदाबहार वन। और इसी को बोलते हैं भाई सागवान वन, सागवान वन, ठीक है, सागवान वन, इसको सागवान, और इसी को सालर वन भी बोलते हैं। क्या? सालर वन, ध्यान रखेंगे, इसी को सालर वन बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे इसका परसेंटेज कितना है देखिएगा, इसका देखो यहाँ पर ये कितना था, 6%। और ये अर्धशुष्क वाले ये कितना, 6% मैंने बताया। ये कितना, 58%। ये हो गया 28%। और ये जो एरिया है ये कितना, 7%। कितना? ये 7% एरिया कितना है, यहाँ पर 7%, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ वर्षा अच्छी खासी होती है, ये 7% एरिया है। यहाँ पर जो वर्षा की बात करें, वर्षा लगभग 80 से लेकर के 110 सेंटीमीटर तक इस क्षेत्र में वर्षा हो जाती है। और मुख्य रूप से जो वृक्ष है मैं आपको लिखा देता हूँ, गूलर, महुआ, तेंदुआ, ठीक है। यहाँ पर वृक्ष है गूलर, महुआ, तेंदू के पत्ता आते हैं ना, तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनती है, कल बताएंगे इस चीज़ के बाद। तेंदू, ठीक है भाई, अन्य, ठीक है भाई। इस तरीके से और भी कुछ अन्य उदाहरण हो सकते हैं, ध्यान रखना आपको। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है, ये वाला क्षेत्र आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे, पूरा का पूरा आपको याद समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। और पांचवें प्रकार का बात करें तो ये हो गया उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरा का पूरा हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या है, यहाँ वर्षा लगभग 110 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और यहाँ पर जामुन के वृक्ष पाए जाते हैं। और यहाँ पर अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष यहाँ पर इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये थे 5 प्रकार जो कि मैंने अच्छे तरीके से बता दिया मेरे ख्याल से, और इससे समझ में और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा तो मेरे ख्याल से। और राजस्थान ओवरऑल पूछेंगे किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, ओवरऑल वन कौन से पाए, तो धोकड़ा प्रकार के जो वन है, जो अर्धशुष्क वाले, ये सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, आप लोगों को ये बताना है। और इसमें कुछ भी नहीं रहा, इनको उष्ण सदाबहार को पर्वतीय वन भी बोल देते हैं, पर्वतीय वन। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को सफिशिएंट है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझाने की कोशिश की है।
शायद आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। उम्मीद ऐसी करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलो तो आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं, फिर कल की क्लास में फिर मिलेंगे और बेहतरीन तरीके से नई चीज़ सीखेंगे। और भाई सपोर्ट किया करें, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने यार दोस्तों को, भाई बहनों को भी जोड़ें। ठीक है भाई, चलो धन्यवाद, कल फिर जुड़ते हैं क्लास में। थैंक यू।